ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित ऐसे जाबाजों की कहानी है जो सन 1941 में साइबेरिया की एक ऐसी जेल से भागकर इंडिया आते हैं जहां से आज तक कोई नहीं भाग सका, क्योंकि ये जेल साइबेरिया के एक ऐसे वीरान बंजर इलाके में होती है जिसके हजारों किलोमीटर दूर दूर तक सिर्फ बर्फ और घने जंगल होते हैं। अब यहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। हमें बताया जाता है सोवियत यूनियन ने पोलैंड पर आक्रमण करके कई सारे मासूम लोगों को बंदी बना लिया है, जिनमें से एक आर्मी ऑफिसर भी होता है जिसका नाम यानुस है। रशियंस ने उस पर कई सारे झूठे आरोप लगाए होते हैं। दरअसल वह उसे जासूसी के झूठे केस में फंसाकर जेल भेजना चाहते हैं। वह उसे टॉर्चर भी करते हैं, लेकिन यानुस अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को कबूल नहीं करता। इसके बाद वो रशियंस एक गवाह को कमरे में बुलाता है और यह गवाह कोई और नहीं यानुस की पत्नी होती है। रशियंस यानुस की पत्नी से पूछता है कि क्या तुम इस आदमी को जानती हो, यह क्या काम करता है। तब वह कहती है यह मेरे पति हैं, यह जासूसी का काम करते हैं और यह कम्युनिस्ट पार्टी से नफरत करते हैं। हालांकि वो ऐसा कहते वक्त बहुत रो रही होती है। इससे यानुस समझ जाता है कि जरूर रशियंस ने उसकी पत्नी को ऐसा कहने के लिए मजबूर किया है और अगर उसने साइन नहीं किया तो रशियंस उसकी पत्नी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और मजबूरन वह साइन कर देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें साइबेरिया की एक वीरान जेल को दिखाया जाता है जहां यानुस और अन्य कैदियों को जेल के अंदर ले जाया जा रहा होता है। जेल के अंदर जाने से पहले वहां का जेलर सभी कैदियों को बताता है कि यहाँ से भागने की गलती भूलकर भी मत करना, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड, दीवारें या कुत्ते बस तुम्हारी जेल नहीं है, बल्कि यह पूरा इलाका ही तुम्हारे लिए जेल है। यहाँ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ और घने जंगल हैं और अगर तुम इनसे बच भी गए तो यहाँ के लोकल लोग तुम्हारा सर काटकर हमारे पास ले आएंगे, क्योंकि तुम्हारे सर के ऊपर इतना इनाम है कि उसके लालच में कोई भी तुम्हें मार देगा। इसके बाद रात के एक सीन में हमें दिखाया जाता है जब कैदियों को खाना दिया जा रहा होता है, लेकिन खाना बहुत ही नापतोल कर दिया जाता है जिसके कारण कई लोगों का पेट नहीं भर पाता। उन्हीं में से एक बूढ़ा आदमी भी होता है जो भूख की वजह से मरने की हालत में होता है। यानुस को उसकी ऐसी हालत देखकर उस पर दया आ जाती है और वह अपना खाना उस बूढ़े आदमी को दे देता है। वहीं पर एक अमेरिकन होता है जिसका नाम मिस्टर स्मिथ है। वह यानुस से कहता है कि इस जेल में दया और रहम के लिए कोई जगह नहीं है। अगर तुम ऐसा करोगे तो यहाँ 1 महीने भी नहीं टिक पाओगे और मारे जाओगे। इसके बाद यानुस की दोस्ती एक आंद्रे नाम के शख्स से होती है जो जेल में पिछले 11 महीने से बंद होता है। वो यानुस को जेल के माहौल के बारे में बताता है कि जेल में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं। यानुस उस आदमी से पूछता है कि क्या इस जेल से आज तक कोई कैदी भागा है। तब वह आदमी उसे बताता है कि आज तक इस जेल से कोई भी कैदी नहीं भाग पाया और तुम भी भागने की मत सोचो। अगर कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। इस जेल में बहुत सारे कैदी होते हैं जो अलग अलग देशों से होते हैं। कुछ तो बहुत ही खतरनाक होते हैं और ऐसे ही यहाँ पर कई दिन बीत जाते हैं। इनमें से जो एक्टर होता है वह एक दिन यानुस को एक रास्ता दिखाता है और बोलता है कि वह कई दिनों से ऐसे ही साथी के इंतजार में था जो यहाँ से भागने के बारे में सोचे, जिसके अंदर हिम्मत हो। तब यानुस उससे पूछता है कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। यहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ और हर तरफ सोवियत है। तब वह एक्टर कहता है कि हम दक्षिण की तरफ जाएंगे और बॉर्डर पार करके मंगोलिया पहुँच जाएंगे, लेकिन हमें सर्दियाँ खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत ज्यादा ठंड है। अगर हम अभी यहाँ से निकले तो ठंड में ही मारे जाएंगे और हमें सर्वाइवल के लिए बहुत सारा खाना भी इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि यह सफर बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि मंगोलिया यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। और इसके बाद यह दोनों खाना इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इस जेल में सभी लोग लकड़ियाँ काटने का काम करते हैं। यह लोग जंगल में जाते हैं, वहाँ पर लकड़ियाँ काटते हैं और एक बार जब ये सभी लोग वापस आ रहे होते हैं तो बहुत तेज बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं और यहाँ पर इतनी तेज ठंड होती है कि कई लोग उन हवाओं से वहीं पर मारे जाते हैं। और इसी ग्रुप में मिस्टर स्मिथ भी होते हैं। वह कहते हैं कि हमें ठंड से बचने के लिए जंगल की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो हम मारे जाएंगे। लेकिन जेल का इंचार्ज मिस्टर स्मिथ की बात नहीं मानता, क्योंकि वह जानता है कि जंगल में कैदी भाग सकते हैं। तब मिस्टर स्मिथ अकेले ही जंगल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तब जेल का गार्ड मिस्टर स्मिथ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर स्मिथ नहीं रुकते। तब जेल का इंचार्ज सभी लोगों को बोलता है कि सब जंगल की तरफ चलो और सभी लोग जंगल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। इस तरह से इन सभी की जान बच जाती है।
अगले दिन जेल में सभी लोगों को बुलाया जाता है और सभी को एक लाइन में खड़ा कर देते हैं। अब जेल का इंचार्ज आता है और मिस्टर स्मिथ को बुलाता है। वह कहता है कि तुम्हें बहुत ठंडी लगती है, तुम बाहर आओ। और ऐसा ही करके बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला जाता है। इसी में यानुस भी होता है। मिस्टर स्मिथ बोलते हैं कि हमें कल ही मार दिया होता तो अच्छा था। यह लोग हमें खदान भेज रहे हैं और वहाँ पर इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि हमारा मरना लगभग तय है। अब सीन शिफ्ट होता है। जब यह सभी लोग खदान में काम कर रहे होते हैं तब यानुस को हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है, जिसमें यानुस को अपना घर दिखाई देता है। वह घर के बाहर एक पत्थर देखता है। उस पत्थर के नीचे एक चाबी होती है। वह पत्थर के नीचे से चाबी निकालकर अपने घर जाना चाहता है। तभी पीछे से एक गार्ड आकर यानुस को गोली मारने ही वाला होता है कि मिस्टर स्मिथ आकर यानुस को बचा लेते हैं और यानुस को चिल्लाते हैं कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें समझ नहीं आता, गार्ड अभी तुम्हें गोली मार सकता था। तब यानुस कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से निकलना है। तब मिस्टर स्मिथ कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तब यानुस बोलता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। इस पर मिस्टर स्मिथ बोलते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, जब तुम इस जेल में अपना खाना किसी और को दे सकते हो तो तुम मुझे बीच में मरने के लिए नहीं छोड़ोगे। और धीरे धीरे इस तरह से ये 7 लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो इस जेल से भागना चाहते थे, जिसमें से यानुस, एक मिस्टर स्मिथ, एक आर्टिस्ट, एक ऐसा आदमी भी होता है जिसे रतौंधी की बीमारी होती है, जिसे अंधेरे में नहीं दिखता, और अन्य 2 लोग भी होते हैं जो इस जेल से भागना चाहते हैं। और एक दिन जब तेज हवा चल रही होती है तब यानुस बोलता है कि यह सही मौका है यहाँ से भागने का, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो तूफान के कारण हमारे पैरों के निशान अपने आप मिट जाएंगे और गार्ड्स को पता नहीं चलेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। सभी लोग जनरेटर को बंद कर देते हैं और वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जब जेल में गार्ड्स को यह पता चलता है तब वह कुछ कुत्तों को उनके पीछे लगा देते हैं। यहाँ पर ठंड और हवाएं इतनी तेज होती हैं कि इन लोगों को आगे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तब यानुस उस क्रिमिनल से बोलता है कि तुम मुझे अपना चाकू दे दो। वह यानुस को अपना चाकू दे देता है। तब यानुस उस चाकू से पेड़ की खाल निकालकर सभी के लिए मुखौटे बनाता है ताकि उनके चेहरे पर ठंडी ना लगे और वह आराम से चल पाएं। और जब मुखौटे बन जाते हैं तो वे सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और पूरी रात चलते रहते हैं। फिर अगली सुबह वह साइबेरिया की जेल से काफी दूर निकल गए होते हैं और अब वह खाने पीने की चीजें निकालकर देखने लगते हैं कि उनके पास कितने दिन का राशन है। उनके पास बस कुछ ही हफ्तों का राशन होता है। उनका सफर बहुत ही लंबा होता है। फिर यह लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यह लोग दक्षिण की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों को साइबेरिया की बॉर्डर पार करके मंगोलिया पहुंचना था और मंगोलिया यहाँ से बहुत दूर है। अब रात होने वाली है तो यह सभी लोग एक जगह पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि हमें खाना चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। उनमें से एक बोलता है कि मैं जाल बिछा सकता हूँ, हम शिकार पकड़ लेते हैं। तब क्रिमिनल बोलता है कि हमें आसपास किसी गांव में चलना चाहिए, गांव में हमें खाना जरूर मिल जाएगा। तब यानुस बोलता है कि हमें वहाँ पर कोई खाना नहीं देगा बल्कि हम पकड़े जाएंगे। यानुस बोलता है रात होने वाली है, आज रात को बहुत ठंड होगी, हम सभी को बहुत सारी लकड़ियाँ लानी होंगी। सभी लोग लकड़ियाँ लाने के लिए जंगल जाते हैं और इनमें वह आदमी भी होता है जिसे रात में नहीं दिखाई देता। वह भी लकड़ी लाने के लिए जाता है और वापस आते वक्त वह रास्ता भूल जाता है। जब यह लोग सभी वापस आ जाते हैं तो देखते हैं कि वह आदमी वापस नहीं आया। दरअसल इन लोगों को नहीं पता होता कि उसे रात में नहीं दिखता। फिर ये सभी लोग उसे ढूंढने जाते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसका कुछ भी पता नहीं चलता और इस तरह से सुबह हो जाती है। और जब सुबह थोड़ा उजाला होता है तो ये लोग देखते हैं कि वह आदमी इनसे कुछ ही दूरी पर बैठा हुआ था और वह ठंडी से जमकर मर गया होता है। वह लोग उसे वहीं पर दफना देते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इन्हें इसी तरह से चलते चलते काफी दिन बीत गए थे और अब वह बर्फीले इलाके से काफी आगे निकल आए थे। और एक रात जब यह लोग सो रहे होते हैं तो इन्हें जानवरों की आवाज सुनाई देती है और जब यह लोग वहां जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि कुछ भेड़ियों ने किसी जानवर का शिकार किया है और वह लोग उसे खा रहे हैं। फिर यह सभी लोग भागते हुए उन भेड़ियों की तरफ जाते हैं और उन्हें भगा देते हैं और वह सभी उस शिकार को जानवरों की तरह खाना शुरू कर देते हैं क्योंकि यह काफी दिनों से भूखे थे। उसके बाद यानुस यह तय करता है कि वह अकेले ही आगे जाकर रास्ता देखेगा
क्योंकि बाकी लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची होती कि वह आगे चल पाए। यानुस वहाँ से निकल जाता है और बोलता है कि अगर मैं 1 हफ्ते में वापस नहीं लौटा तो आप लोग समझ लेना कि मैं नहीं रहा। और यह बोलकर यानुस आगे बढ़ना शुरू कर देता है। उसे बहुत तकलीफ होती है, वह भूखा है, कमजोर है और आगे बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन वह हार नहीं मानता और आगे चलता जाता है। यानुस को दोबारा हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है। इसमें यानुस को वही अपना घर और वही पत्थर दिखता है, पर वह किसी तरीके से अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है और उनको बताता है कि यहाँ से 3 दिन के रास्ते के बाद एक झील है, वहाँ पर पानी है। इसके बाद यानुस बेहोश हो जाता है। यह सभी लोग आग जलाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सुबह यानुस की थोड़ी तबीयत ठीक होती है, ये सभी लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जब यह लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो इनको एहसास होता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है, तो यह लोग उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ते हैं। तो पता चलता है कि वह एक लड़की है। वह बोलती है कि मैं रसियन से भाग रही हूँ। वह चाहती है कि वह उनके साथ जाए, लेकिन वह सभी लोग मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमारे पास खाना बहुत कम है और हम नहीं चाहते कि कोई हमारे साथ आए, क्योंकि इससे हमारा खाना बढ़ जाएगा। और यह लोग उस लड़की को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जब यह लोग झील के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि झील के पास दलदल में एक जानवर फंसा हुआ है। ये सभी लोग उस जानवर को मार देते हैं और अब इन लोगों के पास बहुत सारा खाना होता है। और तभी इनमें से एक आदमी को उस लड़की की याद आती है कि वह भी भूखी होगी। वह भागता हुआ पीछे जाता है और उस लड़की को अपने साथ लेकर वापस आ जाता है। वह उस लड़की को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और इस रात यह लोग बहुत सारा खाना खाते हैं और बहुत गहरी नींद में सोते हैं। फिर वहाँ पर कुछ समय और रुककर थोड़ा पानी अपने साथ लेकर यह लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जो लड़की इनके साथ शामिल होती है बस शुरू में तो काफी झूठ बोलती है, लेकिन बाद में सब कुछ सच सच बता देती है और इन सब के साथ काफी घुल मिल जाती है। और कुछ दिनों के बाद यह लोग मंगोलिया की बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं और अभी तक के सफर में इन लोगों को बहुत तकलीफें उठानी पड़ी हैं, जिसमें इन्होंने बर्फ के पहाड़ों को पार किया, जंगलों को पार किया, पेट भरने के लिए कीड़े खाए, मरे हुए जानवर खाए। मंगोलिया की बॉर्डर पर पहुंचने के बाद जो इनके साथ क्रिमिनल होता है वह कहता है कि मैं यहीं पर रुकूंगा, मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं आना चाहता, और वह वहीं पर रुक जाता है। इसके बाद यह बाकी के 6 लोग आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। जब यह लोग बॉर्डर पार करके मंगोलिया पहुंच जाते हैं तो यह लोग देखते हैं कि गेट पर वहां स्टालिन का फोटो लगा हुआ है और वह लोग समझ जाते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ पर भी कब्जा कर लिया है। जिन लोगों से ये लोग भाग रहे थे यहाँ पर भी उनका राज है। यह देखकर यह लोग काफी निराश होते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यह लोग तय करते हैं कि पहले यह लोग चाइना जाएंगे, चाइना से तिब्बत और उसके बाद इंडिया जाएंगे, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश का राज है और यह लोग जानते हैं कि वहाँ पर यह लोग सेफ हैं। यह लोग कई महीनों से इसी तरह पैदल चल रहे होते हैं, जिसमें इन्होंने करीब 5600 किलोमीटर का सफर तय कर लिया होता है। और अब इंडिया के रास्ते में धूप, गर्मी, प्यास, बीहड़ रेगिस्तान, ये सब कुछ है। इनकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब है। यह लोग डिहाइड्रेट हो चुके हैं और रास्ते में चलते चलते मिस्टर स्मिथ बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वहाँ पर पानी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ हैं। यह लोग वहाँ जाना शुरू कर देते हैं और जब यह लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर सच में पानी है। यह लोग बहुत सारा पानी पीते हैं और रात में वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। इनमें से 2 आदमी बोलते हैं कि अब हम आगे नहीं चल सकते, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत कमजोर हो चुकी है। पर यानुस बोलता है कि नहीं, हमें आगे का सफर तय करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर वैसे भी भूख और प्यास से ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। और अगली सुबह यह बहुत सारा पानी पीते हैं और जितना पानी साथ में ले जा सकते हैं लेते हैं और इंडिया की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। आगे बहुत लंबा रेगिस्तान है। इन्हें बहुत ही रेतीले तूफानों का सामना करना पड़ता है। इसमें से जो लड़की होती है वह बेहोश हो जाती है। जब वह लोग उस लड़की के पैरों को देखते हैं तो वह बहुत सूज गए होते हैं, क्योंकि यह लगातार कई दिनों से चल रहे होते हैं। लेकिन वह लड़की फिर भी हार नहीं मानती
और चलना शुरू कर देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से बाकी लोगों की रफ्तार धीमी हो और उन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो। पर कुछ ही समय में ज्यादा कमजोर हो जाने के कारण इस सफर में उस लड़की की मृत्यु हो जाती है और वह लोग उसकी वहीं पर कब्र बनाते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब यह लोग 5 लोग बचते हैं और इन 5 लोगों की हालत भी अब बहुत खराब है। ये और आगे जाने की हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी यह आगे बढ़ते हैं और कई किलोमीटर आगे जाने के बाद इनमें से जो आर्टिस्ट होता है वह भी बेहोश हो जाता है और अब उसकी भी मौत हो जाती है। यह लोग काफी दुखी होते हैं। थोड़ा और आगे चलने के बाद यह लोग रेगिस्तान के उस छोर पर पहुंच जाते हैं, जिससे कुछ ही दूरी पर पहाड़ होते हैं और अब मिस्टर स्मिथ की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वह वहीं पर गिर जाते हैं और उन लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग मुझे यहीं पर छोड़कर आगे चले जाओ, मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। लेकिन यानुस बोलता है कि नहीं, मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। और एक बार फिर यह लोग आगे चलना शुरू कर देते हैं और कई 100 किलोमीटर चलने के बाद यह द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पहुंच जाते हैं। लेकिन वह चाइना में नहीं रुक सकते थे, क्योंकि चाइना और जापान के बीच में युद्ध चल रहा है। इसलिए यह लोग तिब्बत की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। जब यह लोग तिब्बत पहुंच जाते हैं तो तिब्बत के लोग इनका स्वागत करते हैं और इनको खाने के लिए देते हैं और वह बोलते हैं यहाँ से इंडिया जाने के लिए सिक्किम से एक रास्ता है, लेकिन अभी सर्दियों का टाइम है और अगर तूफान आया तो तुम लोग फंस जाओगे। फिलहाल तुम लोग यहीं पर रुको। यानुस बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे आगे जाना होगा। अगर हम एक बार यहाँ पर रुक गए तो हम थक जाएंगे और आगे नहीं जा पाएंगे। मिस्टर स्मिथ बोलते हैं कि मैं चाइना जाऊंगा। मुझे पता चला है कि वहाँ पर यूएसए मिलिट्री का प्रोग्राम चालू है, वहाँ से मैं अमेरिका जा सकता हूँ, क्योंकि मिस्टर स्मिथ अमेरिकन हैं। और रात में यह सभी लोग वहाँ पर सो जाते हैं। सुबह यानुस और उसके 2 साथी आगे निकल जाते हैं और कई पहाड़ों को पार करने के बाद फाइनली ये लोग इंडिया पहुँच जाते हैं और इंडिया में इन लोगों का बहुत अच्छे से स्वागत होता है। इंडिया के लिए इन लोगों ने 6400 किलोमीटर का सफर तय किया होता है, पर मौत से लड़कर अब यह इंडिया पहुंच गए थे और अब सबका सफर खत्म हो जाता है, लेकिन यानुस का नहीं, क्योंकि पोलैंड अभी भी कम्युनिस्ट के अंदर है और यानुस अगले 50 साल तक अपने घर नहीं जा पाया। वह देश विदेश घूमता रहा, क्योंकि अगर वह दोबारा पोलैंड जाता तो उसे दोबारा पकड़ लिया जाता। और जब 1989 को पोलैंड आजाद हुआ, इसके बाद ही यानुस अपने घर जा पाया। कहानी के अंत में हमें वही सीन दिखाया जाता है जो बार बार यानुस को हेलुसिनेशन में दिख रहा था। जब यानुस अपने घर जाता है तो वह उस पत्थर के नीचे से चाबी निकालकर और ताला खोलकर अंदर जाता है, लेकिन अब वह बहुत बूढ़ा हो जाता है और अंदर उसकी बीवी को दिखाया जाता है और वह भी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। वह उसके गले लगता है और दोनों गले लगकर बहुत रोते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा लगा कमेंट करके बताओ।